जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। जो यूनिट अपनी चल रही थी वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसका एक चैप्टर अपन ने डिस्कस कर लिया है ट्रिक के साथ में। कुछ ऐसे पैराग्राफ है, उसमें कुछ ऐसे डायग्राम थे जिनको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज इस यूनिट का दूसरा चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है। कुछ चैप्टर हैं जैसे कोशिका विभाजन वाला, या इस चैप्टर की अपन बात करें, या जो 12th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जीवों में जनन, 11th क्लास की एनसीईआरटी का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये 7-8 ऐसे चैप्टर हैं जो स्कोरिंग चैप्टर है। इनको आप कम समय में पढ़कर भी नीट में जो भी प्रश्न आए उसको आप सोल्व कर सकते हो, सही कर सकते हो। इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न पूछते हैं नीट में, लेकिन फिर भी अपन को पढ़ना है क्योंकि 8 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। 1 मार्क्स से ही हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं इसको। आपको सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ना है। फिर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगा इस नाम से। ये आप सर्च करेंगे। अगर आपको डाउट की पिक्चर भेजनी है, चाहे एनसीईआरटी की बुक से, चाहे किसी मॉड्यूल से, या किसी भी दूसरी बुक से, ठीक है, तो आप इस आईडी पे पिक्चर भेज सकते हैं क्योंकि यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें तो आप कमेंट में पिक्चर नहीं भेज सकते। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जो लास्ट चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी, अब आपको समझ में आ गया है कि जीवों को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद से रूपांतरित कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको वांछित उत्पाद के लिए अपन रूपांतरित कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ गया है। तो उसी के उपयोग अपन देखेंगे, अलग अलग उपयोग आएंगे। कृषि में उपयोग आएगा, चिकित्सा में आएगा, जंतुओं में आएगा। बाकी कुछ नैतिक प्रश्न है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंट को क्या लॉस हो रहा है, वहां से क्या नुकसान हो रहा है, वो सब कुछ अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे लास्ट टॉपिक में। तो स्टार्ट अपन करते हैं। तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव वैश्विक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया, इसमें से नहीं पूछेगा कोई प्रश्न। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन और ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। वैसे तो प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन मान लीजिए कि पूछ लिया गया कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है, तो ये जो शब्द यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ से 3 दे देंगे और एक कोई अलग दे देगा। तो ये सिंपल सा ध्यान में आपको रखना है, इसमें समझना जैसा कुछ नहीं है। अब आते हैं जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र। कौन कौन से अनुसंधान क्षेत्र हैं जो सबसे जरूरी है? पहला है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। क्योंकि उत्प्रेरक नहीं होगा, उत्प्रेरक करता क्या है? अभिक्रिया को कंट्रोल करता है। और अपन को उत्पाद कम समय में ज्यादा लेना है, शुद्ध लेना है, तो आपके पास उत्प्रेरक जो है अगर सही होगा तो जो भी सूक्ष्म जीव है या जो एंजाइम है उसको शुद्ध रूप में बनाना है, उत्प्रेरक के रूप में। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम पारिस्थितिकी का निर्माण करना। जो अपन ने डिस्कस किया था, जो बड़ा सिस्टम था 100 से 1000 लीटर का विलोडक तंत्र था, तो उसमें अपन ने डिस्कस की कि जो पीएच है, तापमान है, वायु वाला है, फोम कंट्रोलर है, जो उसका शेप है, ठीक है, वो सब परिस्थिति अपन ने डिस्कस की थी। तो जो उत्प्रेरक है उसको सही से कार्य करना है, तो ये जो अभी मैंने आपको बताया कारक, वो क्या होना चाहिए? सर्वोत्तम होना चाहिए।
और उसके बाद में अनुप्रवाह परक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। तो अनुप्रवाह परक्रमण डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें जो भी उत्पाद मिला है उसको वहां से निकाल रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और फिर मार्केट में उसे भेजा जा रहा है। तो वो सब है, ठीक है। अब हम पता लगाएंगे कि ये अपन ने लास्ट चैप्टर की एक तरह से समरी देखी है। तो अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग अपन सबसे पहले समझते हैं। खाद्य उत्पादन, इस जो टॉपिक है इसमें से कुछ लिमिटेड प्रश्न हैं। हर मतलब एक पैराग्राफ ऐसा आएगा जहां से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आपको अच्छे से देखना, जैसे ही आएगा उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम तीन संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। एक तो है कृषि रसायन आधारित कृषि, रसायन आधारित कृषि जिसमें रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं अपन उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये काफी हद तक अब कंट्रोल भी नहीं हो रही, उसके नुकसान है लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं हो रही। उसके बाद में कार्बनिक कृषि, जैविक कृषि जिसे अपन कह सकते हैं, और सबसे लास्ट में आता है आनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि। आनुवांशिक रूप से आपने उसे बनाया है, और आनुवांशिक रूप से का यहाँ पर मतलब है पुनर्योगज डीएनए तकनीक से यहाँ पर बनाए हैं, उसके बाद में आप कृषि कर रहे हैं। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि से सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। मनुष्य वृद्धि करता जा रहा है, मनुष्य संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो फिर किया क्या जाए। तो उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, जैसे मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा जो काम में लिया जा रहा है वो रसायन ही यूज में लिया जा रहा है, जिसमें खाद और पीड़कनाशी उसका प्रयोग एक कारण है। तो रसायन आधारित जो कृषि है, जो केवल रसायन या कृषि रसायन आधारित जो कृषि है उसमें अपन रसायनों का प्रयोग तो कर रहे हैं, ठीक है। उसी की वजह से जो वृद्धि हुई है मेनली हुई है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं, क्योंकि आप देखेंगे रसायनों को, प्याज की खेती हो रही है, कोई सब्जी की हो रही है, तो वहां पर हर लगभग 3 या 4 महीने में जितनी उसकी फसल की कमाई होती है उसका आधा तो रसायनों में ही चला जाता है, ठीक है। बाकी मजदूरी में चला जाता है, तो बेचारे के पास बचता क्या, कुछ भी नहीं बचता। तो कृषि रसायन जो है महंगे पड़ते हैं, वे परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में वृद्धि अब संभव नहीं है। जो पहले के जो खान पान था, जो कृषि थी, जो बीज थे, उनसे आज के समय में जो उत्पादन है वो नहीं हो पा रहा। क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिससे आनुवांशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों से सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? हाँ बिल्कुल है। वही है, आनुवांशिक रूप से आपको परिवर्तित करना है, परिवर्तन करना। तो ये जो गे वाला है यही है अपना इस टॉपिक में। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके द्वारा खाद एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा सकते हैं? तो आनुवांशिक निर्मित फसल आप लो, आनुवांशिक से रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इन दोनों का क्या है, हल है। दो प्रश्न पूछे और दोनों का जवाब भी एनसीईआरटी ने दे दिया है। तो ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक वे जंतु जिनके जीन्स, ये जीन्स नहीं है पहनने वाले, जीन्स जो जीन है, ठीक है, हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि उनके जो भी जीन है उसे अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तित उसे अपन कर सकते हैं। जो वांछित जीन है वो अपन डाल सकते हैं और कम समय में ही ज्यादा प्रोडक्शन अपन ले सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जो रूपांतरित जीव होगा उसे अपन कहेंगे जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आनुवांशिक रूपांतरित जीव जिनका अपन ने क्या किया है, जो जीन है, जो डीएनए है वो परिवर्तित कर दिया है। तो जीएमओ का व्यवहार, स्थानांतरित जीन की प्रकृति, किस प्रकार का जीन अपन ने स्थानांतरित किया है? परपोषी पौधे, जिस पौधे में अपन ने स्थानांतरित किया है, या जंतु में, या जो जीवाणु है उसकी प्रकृति और खाद्य जाल पर निर्भर करता है। इस जीएमओ या आनुवांशिक
रूपांतरित जीव का व्यवहार। ठीक है, पूछा जाए कि आनुवांशिक जीव का जो व्यवहार है वो किस पर निर्भर करेगा, जीन की प्रकृति, परपोषी की प्रकृति, खाद्य जाल और पौधे जंतु या जीवाणु की जो प्रकृति उस पर। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा क्या क्या होगा, ये जो 4 स्टेटमेंट लिखे 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे गए हैं नीट में। तो आनुवांशिक रूपांतरण अपन कर रहे हैं तो उसके द्वारा क्या क्या होगा, जो ए जैव प्रतिबल है, और ए जैव मतलब जीवित जीवों की अपन बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जीवित कारकों की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें आएगा ये आपने 13वें चैप्टर में पढ़ा है, ए जैव प्रतिबल, वायु, मृदा, तापमान, जल, ठीक है, ये ए जैव कारक थे, प्रतिबल नहीं थे, ए जैव कारक थे। और यहाँ प्रतिबल की बात करें जो नुकसान पहुंचाएगा अपन को किसी ना किसी तरीके से, तो इसमें जैसे ठंडा पड़ गया, सूखा पड़ गया, लवण, ताप, तो इनके प्रति क्या होगा, अधिक सहिष्णु फसल का निर्माण अपन को करना है आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा। कोई फसल है जो उच्च तापमान पर खत्म हो ही जा रही है, थोड़ा सा तापमान हुआ 35-40 हुआ तो वो खत्म हो जाएगी, तो इसके अंदर कुछ ऐसे जीन अपन डालेंगे जो क्या होगा, उच्च तापमान पर भी एक्टिव रहते हैं, उच्च तापमान पर भी इस फसल को मरने नहीं देंगे, तो यहां से क्या होगा, उत्पादकता बढ़ जाएगी। उसके बाद में रासायनिक पीड़क नाशकों पर कम निर्भरता करना, पीड़क नाशी प्रतिरोध हो सक, जो रसायन काम में ले रहे हैं वो भी कम होगा। फिर दूसरी बार में अपन ऐसे जीन या डीएनए डालेंगे जो बिना रसायनों के ही क्या हो जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। फिर कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करने में सहायक, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको काटने के बाद में कुछ छोटे छोटे जो जीवाणु हैं वो खत्म करने में लगे रहते हैं, तो ऐसा जीन अपन सर्च करके डालेंगे जो कटाई के पश्चात नुकसान को कम करेगा। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, ये शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। तो जो पौधे हैं वो क्या करेंगे, खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि करेंगे, और सबसे लास्ट में खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि। कोई भी खाद्य पदार्थ, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, तो उसमें जो पोषण स्तर है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। जैसे उदाहरण लिखा, विटामिन ए से समृद्ध धान, गोल्डन राइस, ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान में आपको रखना है। और कुछ समय पहले कम्युनिटी टेब में भी मैंने भी आपसे पूछा था, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, ठीक है। जो गोल्डन राइस है उसमें कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है, तो विटामिन ए वहां पर मिलता है। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन व भेषजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। अब आगे आने वाला जो बीटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से बहुत प्रश्न पूछे गए। बीटी जहां पर भी शब्द आएगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है, ध्यान में रखना है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी, पीड़क का मतलब समझ में आ रहा है आपको, छोटे छोटे जो भी आपके पास जीव होंगे जो नुकसानदायक है उसके प्रतिरोध में, उसके विपरीत काम करने वाले जो फसल है उसका निर्माण है, जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। और बीटी यहां से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सारे ही। बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बेसिलस थुरेंजिएसिस, संक्षिप्त में बीटी इसे कहते हैं, वहां से निर्मित होता है। क्या है बीटी, क्या है, जीव विष है, ये जहर है एक तरह से, जो एक बैक्टीरिया से अपन ने लिया है, और कपास के अंदर इसका जो जीन है वो अपन डालेंगे, देखिएगा। बीटी जीव विष जीन, बीटी जीव विष जीन, ऐसा जीन जो इस जीव विष पे विष को बनाता है। जीवाणु से अपन ने क्या कर दिया है, क्लोन कर दिया है, वहां से क्लोन करने के बाद में पौधों में अभिव्यक्त, मतलब पौधों में अपन ने डाला तो पौधों में वो अभिव्यक्त होगा, और वहां से कीटों या पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई। ठीक है, तो ये कोई कपास का अगर पौधा है, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे जो कीट है वो आते हैं, फसल को खराब कर देते हैं, कपास को, तो अपन ने क्या किया, जो बीटी बेसिलस थुरेंजिएसिस से वहां से एक विष बनाता है जीन, जीन के अलग अलग काम है, एक विष बनाने वाले जीन को अपन ने इसके साथ में जोड़ दिया था, तो यहां से भी क्या होगा,
विष बनेगा। तो जब ये छोटे छोटे पीड़क या कीट खाएंगे इसको तो वो यहाँ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका भी एक नुकसान है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो जैव पीड़क नाशकों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का हो गया, धान हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया और सोयाबीन हो गया। बीटी कपास का यहां पर अध्ययन अपन करते हैं। तो बेसिलस थुरेंजियसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिटोडेप्शन, तंबाकू की कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा। ठीक है, ये आपको कुछ कैटेगरीज बता रखी है। जैसे पहली कैटेगरी उन्होंने क्या लिया, लिथोडोप्टेशन, जो तंबाकू की कलिका में कीड़ा लगता है उसकी कैटेगरी है सैनिक कीड़ा। उसके बाद में आता है कोलियोप्टेरोन, भरंग आएगा इसके अंदर। और ये नीचे जो आपके पास लिखा है वो है डिप्टेरोन, जिसके अंदर मक्खी और मच्छर आते हैं। तो उनको मारने में सहायक है बेसिलस थुरेंजियसिस की जो कुछ नस्लें हैं। ठीक है, अलग अलग जीव के लिए अलग अलग होगा, ऐसा नहीं कि बेसिलस थुरेंजियसिस सब में ही काम में आएगा। डिपेंड करेगा बेसिलस थुरेंजियसिस किस जीव में डाला जा रहा है और किस जीव के लिए डाला जा रहा है ना। तो बी थुरेंजियसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये जो जहर है वो बीटी को क्यों नहीं मार रहा, या कपास में अगर डाल रहे हैं, मक्का में अगर डाल रहे हैं तो उनको क्यों नहीं मार रहा। तो इसका भी यहां पर जवाब आएगा। तो यह जीव विष बेसिलस को क्यों नहीं मारता है। वास्तव में जो बीटी जीव विष प्रोटीन है वो प्राक जीव विष निष्क्रिय रूप में रहता है। किसमें रहता है, प्रो। प्रो या तो कह दो आप या इसे कह दो इनएक्टिव, मतलब ये सक्रिय नहीं है। जिस जीव में इसका निर्माण हो रहा है वहां पर ये सक्रिय नहीं है, वहां पर ये इनएक्टिव है। ठीक है, असक्रिय है। लेकिन कोई भी जीव अगर इसे खाएगा तो उसकी आंत में जो पीएच होगी क्षारीय, उसकी वजह से ये एक्टिव हो जाएगा और उसको मार देगा। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। पीएच क्या होती है, जैसे पूछ लिया जाए कि इस विष जो निष्क्रिय विष है उसको सक्रिय करने के लिए पीएच होनी चाहिए, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या पता नहीं उपरोक्त में से कोई नहीं, या दे दिया जाए 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 0। तो ध्यान में रखना है क्षारीय पीएच। और अब ये तो पता होगा आपको, क्षारीय 0 से 7 में आती है या 7 से 14 में आती है। सक्रिय जीव जीव जो है विष मध्य आंत के उपकलीय एपिडर्मल जो कोशिकाएं हैं की सतह से बंद कर उसमें छिद्र का निर्माण करता है, जिससे कोशिकाएं फूलकर फट जाती है और जीव की जो है कीट की मृत्यु हो जाती है और अपनी फसल सुरक्षित रह जाती है। आगे आने वाले पैराग्राफ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है नीट में, बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। विशिष्ट बीटी जीव विष जीन बेसिलस थुरेंजियसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, किस पर निर्भर करेगा, एक तो फसल पर और दूसरा किस कीट के लिए आप काम में ले रहे हो उस पर निर्भर करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जीन द्वारा कूट होते हैं उसे क्राई जीन अपन कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इसको आप मान लो ये आपके पास कोई डीएनए था, इसमें से जो भी जीन है, कोई जीन है, ये आगे चलकर क्या करेगा, उस विष का निर्माण करेगा, उस विष का निर्माण करेगा। इतना सब जो डीएनए का पार्ट है या जो जीन है वो, तो इसके लिए अपन जो शब्द यूज में लेंगे वो कौन सा लेंगे, उसे अपन कहेंगे क्राई। ठीक है, जीव विष जो है जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे अपन कहते हैं क्राई। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो एग्जाम्पल लिखे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना। जो प्रोटीन जीन है जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, ठीक है, द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करते हैं। तो पूछा जाए मुकुल कर्मी को नियंत्रित करने वाले जो जीन है वो कौन कौन से हैं, क्राई फर्स्ट एसी आपको ध्यान में रखना है, क्राई सेकंड एबी। ठीक है,
जबकि क्राइफस्ट ए बी मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। मक्का में जो छेदन होता है उसको नियंत्रित करता है क्राइफस्ट ए बी। यहां पर क्राइफस्ट ए सी है, ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपको किसी भी तरीके से। एक मुकुल गर्मी को नियंत्रित करेगा और दूसरा मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये लिखा है गोलक शलभ गर्मी द्वारा नष्ट। ये देखेंगे आप, यहाँ नष्ट हो रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा इस चित्र के अंदर आपको, ये यहाँ पर ये नष्ट हो रहा है, बड़ा सा गोला बन चुका है। और ये जो है पूर्णतया परिपक्व कपास गोलक, ये जो पे है वो परिपक्व है, ठीक है। क्राइफस वाला जो क्राइफस एसी या ए बी जो भी है वो पन्ना डाला है। उसके बाद में आता है पीड़क प्रतिरोधी पौधा। विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, सीधा सा याद रखना है। आपको करना क्या है, नोटबुक लेनी है और उसमें ये जो पॉइंट आ रहे हैं एक एक पॉइंट आपको लिख लेने हैं एक ही पेज में, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है। इसमें इस लाइन में से आप क्या लिखेंगे, सूत्रकृमि वाला जो लिखेंगे कि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है और वहां पर पैदावार कम करता है, ठीक है। तो इतना आप लिखेंगे नहीं इसके अंदर, इसमें तो सिंपल सा लिखेंगे सूत्रकृमि मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया, आगे लिखेंगे एरो करके तंबाकू का पौधा, उसके बाद में एरो लिख के करेंगे जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, वो है उसकी जड़, जड़ को प्रभावित करेगा, संक्रमित करेगा और पैदावार कम कर देगा। तो एक ही लाइन में 3 एरो करके आप लिखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। उपरोक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया है जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। आरएनए अंतरक्षेप जो बात कर रहा है, इंटरफेरेंस जिसे कहते हैं, ठीक है। आरएनए अंतरक्षेप, आरएनए अंतरक्षेप इसमें होता क्या है वो देखिए। तो आरएनए अंतरक्षेप सभी ससीम केंद्र की जीनों में कोशिकीय जो सुरक्षा की एक विधि है। सभी ससीम केंद्र की इसने बोला है, असीम केंद्र की बात नहीं की इसने, यूकैरियोट्स की ये बात कर रहा है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वहां पर ससीम केंद्र की जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की क्या है, एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए को अपन कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जो आपके पास, वो पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, लेकिन कुछ आरएनए भी द्विलड़ी वाले होते हैं। तो यहां से जो दूध आरएनए, जैसे मान लो ये कोई दूध आरएनए था यहां से, मानना आपको, तो जब इसका मैच्यूरेशन हो जाता है, परिपक्वन यहां से हो जाता है, तो ये क्या होगा, यहां से अलग हो जाएगा। इस कलर में बना देते हैं इसे, तो यहां से ये अलग हो गया, वर्धित होने के बाद में ये अलग, ये निष्क्रिय हो गया, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। अब निष्क्रिय हो गया जिसके फलस्वरूप जो दूत आरएनए है कि स्थानांतरण या ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन को रोकेगा। ट्रांसलेशन में क्या होता है भाई साहब, आपको पता है प्रतिकृति जो होती है तो डीएनए से डीएनए बनता है, प्रतिकृति के बाद में क्या होता है, अनुलेखन होता है, तो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसे अपन कहते हैं अनुवादन, ठीक है। तो यहां जो ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन जो हो रहा है, अब ये निष्क्रिय यहां से हो गया, तो यहां से मान लो ये प्रोटीन बनता बनता आ रहा था, लेकिन यहां पर आते आते रुक जाए, तो वो ट्रांसलेशन यहां से रुक जाए। तो इस द्विसूत्रीय आरएनए का जो स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम या पारंपरिक या ट्रांसपोजोन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए। पहले से आपको कुछ समझ में नहीं है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, इसका जो सोर्स है, मतलब इसका जो स्रोत है, वो जो भी संक्रमण करने वाला जो विषाणु है, जो भी संक्रमण करने वाला जो विषाणु है उसमें मिलता है पूरक आरएनए। पूरक का मतलब विपरीत क्रम वाला, जैसे यहां पर ए है तो वहां सी होगा, है ना। तो विपरीत आरएनए या पूरक आरएनए जो है उसके प्रतिकृत के उपरांत बनने वाला मध्यवर्ती आरएनए है। ये कहना चाह रहा है कि जो द्विसूत्रीय आरएनए बना है, ये जो विषाणु है जो संक्रमण करेगा
क्या करेगा, संक्रमण करेगा। तो उसके अपोजिट, जैसे संक्रमण करने वाला ए है, सी है, तो इसके अपोजिट टी आएगा, सी के अपोजिट यू आएगा, क्योंकि जी तो आएगा नहीं आरएनए, है ना। तो उसके अपोजिट जो है वो आपके पास क्या आएगा, पूरक आरएनए है के प्रतिकृत के उपरांत। अब इसका जो रेप्लिकेशन होगा, इसके अपोजिट जो आपके पास जो मिल रहा है पूरक आरएनए, जो इसके अपोजिट मिल रहा है किसके, विषाणु में पाए जाने वाला जो पूरक आरएनए जीनोम है, उसका प्रतिकृत होगा, तो ये बनेगा द्विसूत्री अपने पास मध्यवर्ती आरएनए। ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में प्रवेश किया जा चुका है, चित्र में बता रखा है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ व प्रति अर्थ, सेंस और एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है, सेंस और एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो डीएनए का अपन प्रवेश करवा रहे हैं परपोषी कोशिकाओं में, तो वहां पर एक तो होगा ये, दूसरा होगा ये लड़ी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है आरएनए जो है। ठीक है, ये दोनों आरएनए क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, पूरक है, जो आगे चलकर जुड़ने के बाद में द्विसूत्रीय आरएनए का निर्माण कर लेंगे, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है, और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वापस से वही जो अनुवादन नहीं होगा और जो प्रोसेस चल रही थी वो हो जाएगा, क्योंकि अनुवादन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो भी जो बाहरी जीव है, ठीक है, वो अपना प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगा, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसके फलस्वरूप पारजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता है। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, वैसे तो क्या ही देखेंगे इसके अंदर। तो ये लिखा है पोषी पादप जनित, डीएस का मतलब है डबल स्टैंडेड, डबल स्टैंड लिख लो सिंपल सा। आरएनए जो है इसमें डबल स्टैंड होगा, यहां से कुछ इस प्रकार से द्वारा सूत्रकृमि ग्रसन के विरुद्ध सुरक्षा में वृद्धि हो रही है यहाँ पर। इसमें ए वाला जो लिखा प्रारूपी नियंत्रित पादप मूले, और ये देखेंगे एरो करके इन्होंने बता रखा है, ये देखेंगे यहाँ, ये एरो है जो चमक रहा है पार्ट वो, ठीक है, यहाँ पर भी चमक रहा है, जगह जगह चमक रहा है, तो बहुत एनसीईआरटी में बहुत ध्यान से आपको देखना है। और भी लिखा है 5 दिन तक जानबूझकर सूत्रकृमि द्वारा पारजीवी पादप की जड़ों का संक्रमण किया है, और साथ ही नवीन विधि द्वारा सुरक्षा की गई है। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल आपको बताई जा रही है यहाँ पर जो जड़ है, उसके बाद में अपन ने इस संक्रमण को यहाँ से रोक लिया। ठीक है ना। तो इतना सा करेंगे आज के सेशन में। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी है वो अपन देखेंगे। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है अच्छे से। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उससे पहले एनसीईआरटी आप पढ़िएगा। डाउट की पिक्चर भेजनी है तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, इंस्टाग्राम पर इस आईडी से मिलूंगा, MYDHARMEN। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।